हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का ये सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस क्लास 12 के सीरीज़ में हम लोग क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी आप लोग के 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उन टोटल की तैयारी जो है हमारे एक ही चैनल पर SR Academy 2M ये चैनल का नाम है, इस पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं इससे पहले का जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव का, जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा जाएगा जिसका नाम जो है कुछ इस तरह से है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा गया है। इसे हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहा गया है, इसे भी हमारी जो टीम है उसे आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे आप इस चैनल पे जा सकते हैं और चैनल पर आप अगर विजिट करते हैं तो आपको सारा का जो वीडियो है वो मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, उत्तरीय प्रश्न में यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उससे पहले यानी कि 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसका आज हम लोग चौथा वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने 3 वीडियो बनाया था और उसमें आप लोग को जो भी पॉसिबल 2025 में आने वाला है उन चीज़ों की तैयारी आप लोग को करवा दिया गया है। अब आते हैं 3 मार्क्स वाला में। तो 3 मार्क्स वाला में आप लोग का जो है 3 वीडियो पहले ही अपलोड कराया जा चुका है। आज का जो वीडियो होगा वो आपका पार्ट 4 होगा। इसमें हम लोग बाकी 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसा आप लोग पिछले क्लास में जानते हैं हम लोग जो स्टार्ट किए थे ये आपका पार्ट 3 था और ये पार्ट 3 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, जिसमें से एक पार्ट 3 जिसे अपलोड किया जा चुका है और आज जो करेंगे ये आपका पार्ट 4 होगा। आप लोग पार्ट 4 करके क्वेश्चन डिस्कशन कर लीजिएगा, इसके बाद का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैनल पर अगर आप विजिट करते हैं तो आप लोग को हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव ये आपको तीनों जो है मिल जाएगा जो 2025 में एग्जाम में आने वाला है। और धीरे धीरे करते हुए हम आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्टिव का भी तैयारी जो है आप लोग के एक ही चैनल पर करवाई जाएगी। तो जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग का जो रिजल्ट है 2025 में बहुत बेस्ट हो जाए। साथ ही साथ एग्ज़ाम को लेकर या जो भी अपडेट आता है जैक के तरफ से उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके बारे में डिटेल जो है डिस्कशन कर लिए थे। उसमें हम लोगों ने क्यूबा मिसाइल संकट या लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की भूमिका ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिए थे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 तक जो है हम लोग इसका डिस्कशन कर लिए थे। देखिए ये जो 10 है यहाँ तक हम लोग इसका डिस्कशन कर लिए थे जो कि पार्ट 3 के वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग में से कोई नहीं लिखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए और वहाँ पर आप लोगों को जो है पार्ट 3 का डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। याद रखिए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा और भरोसा रखिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि निशस्त्रीकरण क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निशस्त्रीकरण क्या है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है, निह मतलब होता है नहीं, शस्त्र माने शस्त्र का, यानी कि शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है। तो चलिए इसका समझते हैं। निशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों का कम करना या समाप्त करना। देखिए हथियारों का उपयोग ही कम करना क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश अपने परमाणु बम या रासायनिक का या जैविक हथियारों को नष्ट करते हैं और पारंपरिक हथियारों को सीमित कर देते हैं। इससे क्या होगा कि युद्ध नहीं होगा, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध की संभावना को कम करना और दुनिया को सुरक्षित स्थान देना। यानी युद्ध से कुछ तो होता नहीं है, केवल नुकसान ही होता है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब आते हैं इसके कारण, यानी निशस्त्रीकरण का क्या क्या कारण रहा। तो देखिए पहला इसका है कि युद्ध की रोकथाम, यानी निशस्त्रीकरण का पहला उपयोग क्या हो जाएगा, युद्ध की रोकथाम। देखिए इसमें डैश देख लिखा है, युद्ध को कम करने से युद्ध की संभावना कम होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक लाभ। इसमें लोगों का आर्थिक लाभ भी हुआ है, क्योंकि युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है हथियार बनाया जाएगा और हथियारों पर अधिक से अधिक खर्च होगा।
अगर युद्ध ना हो तो क्या होगा, पैसे बचेंगे जिसका उपयोग देश जो है शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य कार्यों में किया जा सकता है, जिससे कि लोगों का फायदा होगा और आर्थिक लाभ मिलने वाला है। अगला है मानवीय मूल्य। अगर निःशस्त्रीकरण को अगर अपना लिया जाए या इसे बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को कोई क्षति नहीं होगा, सभी खुशी से एक देश में जीवित रह सकते हैं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो है निःशस्त्रीकरण क्लियर हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे देखिए मेन पॉइंट अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला, युद्ध की रोकथाम यानी युद्ध रुकता है, आर्थिक लाभ होता है, मानवीय मूल्य बढ़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 12 में। लिखा है खाड़ी युद्ध। देखिए ख में आकार दे दीजिएगा, छूट गया है। खाड़ी युद्ध के क्या प्रभाव है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खाड़ी युद्ध जो है कब, कहां और किसके बीच हुआ था। ठीक है, हम इसके प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। लिखा है खाड़ी युद्ध का प्रभाव को लिखे। तो देखिएगा खाड़ी युद्ध के प्रभाव जो है कुछ इस तरह से है। तो युद्ध जो है प्रभाव इसका व्यापक और दीर्घकालीन प्रभाव रहा था, यानी ये जो युद्ध हुआ था बहुत ज़्यादा ही बड़ा हुआ था और लंबे समय के लिए हुआ था। इसके कुछ मेन प्रभाव क्या क्या थे, क्षेत्रीय अस्थिरता, दूसरा क्या था आर्थिक नुकसान। एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय अस्थिरता का मतलब क्या है कि युद्ध ने, यानी कि ये जो युद्ध हुआ इसमें मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, इराक में सद्दाम हुसैन शासन का पतन हो गया इसके कारण, लेकिन देश में गृह युद्ध और धार्मिक संघर्षों का जो सिलसिला है वो आज भी खत्म नहीं हुआ है, यानी जो देश है वो गृह युद्ध में और धार्मिक संघर्षों में क्या है उलझ कर रह गया। दूसरा क्या बताया था, आर्थिक नुकसान। तो युद्ध से क्या हुआ कि इराक और कुवैत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई और तेल की कीमतों में क्या है कि चढ़ाव होता चला गया। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या हुआ कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। अगला कारण है कि मानवीय संकट। देखिए युद्ध में क्या होता है कि हजारों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं या बेघर हो जाते हैं। तो युद्ध के बाद के वर्षों में भी क्षेत्र के मानवीय संकट की स्थिति बनी रहती है। तो ये आप लोग का था खाड़ी युद्ध के कुछ प्रभाव। और भी प्रभाव थे, लेकिन आप लोग के एग्जाम में ये सवाल जो है वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को जो है ये 3 नंबर के लिए कराया गया है। आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं। आप लोग क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा, यानी कि श्रीलंका में जातीय जो संघर्ष हुआ था ये आपका सिंहली समुदाय और तमिल समुदायों के बीच में हुआ था। अब देखिए पूरा डिटेल देखते हैं। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष मुख्यतः सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में हुआ था, है ना, लंबे समय तक चला था। और यह विवाद के कारण क्या हुआ था कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण भी उत्पन्न हुई थी। और इसका होने का मुख्य कारण क्या था कि सिंहली समुदाय जो ज़्यादा थे वो अल्प समुदायों पर क्या है कि अपना दबाव डाल रहे थे। इसमें देखिए पहला बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। पहला कारण क्या है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। इसमें क्या है कि श्रीलंका में सिंहली समुदाय जो थे वो बहुसंख्यक थे, जबकि तमिल समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक है। तो क्या करता था, श्रीलंका के लोग अपने अधिकारों को ज़्यादा मान्यता देता था, जबकि तमिलों के अधिकारों को ज़्यादा मान्यता नहीं देता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में है कि भाषा और संस्कृति, सत्ता और संसाधन। तो इसमें हुआ क्या कि जो बहुसंख्यक थे उन्हें अधिक सत्ता दिया गया और संसाधन दिया गया, लेकिन जो कम संख्यक थे, अल्पसंख्यक थे, उन्हें कोई भी सरकार की तरफ से फायदा नहीं दिया गया था। तीसरा आता है भाषा और संस्कृति के आधार पर। तो दोनों समुदायों की जो है अपनी अपनी जो है भाषा और संस्कृति थी। इसके बीच में क्या है कि दोनों के बीच की दुनिया जो है वो बढ़ता चला गया, जो समाप्त ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका श्रीलंका में जाति बनावट कुछ इस प्रकार की थी, यानी जाति में क्या है संघर्ष इस तरह से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। लिखा है एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आंसर देखिएगा। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि दुनिया में केवल एक ही देश का प्रभुत्व होना या शक्ति होना, जो आर्थिक रूप से, यानी कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से जो है बाकी देशों से हावी कर, बाकी देशों से अलग होती है और उस पर हावी करती है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो अपनी शक्ति का बल सभी देशों पर चला सके, चाहे वो राजनीतिक का हो या आर्थिक का हो या सैन्य का हो। ठीक है ना, तो ये सभी चीजों का क्या है कि वो अपना दबदबा बनाकर रख सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहां एक ही देश दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय विश्व समझा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 में।
15 क्या पूछा गया है? ताशकंद समझौता के बारे में, यानी ताशकंद समझौता क्या है और इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ताशकंद समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में हुआ था। और इसका क्या काम था कि 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चला था और दोनों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसे कम करना, ठीक है। और ये जो संधि हुआ था वो ताशकंद शहर में हुआ था, जो कि सोवियत संघ में मौजूद है। और अगर आज का बात किया जाए तो ये सोवियत संघ जो आज मौजूद है ताशकंद, वो कहाँ है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका मेन बातें थी कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? पाकिस्तान और भारत के बीच में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। क्यों किया गया था? कि 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, दोनों के तनाव को कम करने के लिए। कहाँ हुआ था? सोवियत संघ में हुआ था। सोवियत संघ का एक शहर है जिसका नाम है ताशकंद। इसके कुछ मेन बातें थी, जैसे इसका उद्देश्य क्या था कि 1965 में युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच की शांति को बढ़ाना। क्या शर्त था? कि इसमें जो भी देश था दोनों सेनाओं का, उसे वापस अपने अपने जगह पर बुला लेना। महत्व क्या रखा गया कि इन समझौते में, यानी कि इसका हुआ एक्चुअल में क्या, इन समझौते को जो लागू किया गया तो कुछ समय तक तो ये ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से क्या है कि यह समझौता जो है कायम नहीं हो पाया और जल्दी ही जो है वो समझौता खत्म हो गया। तो यही लिखे हुए हैं, इन समझौतों ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में मदद की, लेकिन यह अस्थायी था, अस्थायी शांति स्थापित करने में विफल रहा। माने कि अस्थायी नहीं रहा, कुछ समय के लिए शांत रहा, लेकिन फिर से शुरुआत हो गया। जैसा आप जानते हैं कि अभी क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद जो है और ज्यादा बढ़ता चला गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे है, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं? सीधा शब्दों में समझिए कि यहाँ पे आपको बताना है वैश्वीकरण के बारे में, ठीक है। आपको क्या बताना है? वैश्वीकरण के बारे में। तो देखिए हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष का मतलब है कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे से व्यापार, निवेश और तकनीकी के आदान प्रदान के माध्यम से जुड़े होते हैं और हमारे देश के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है और इससे हमारे देश के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है और वैश्विक बाजार का निर्माण होता है। देखिए, साफ साफ शब्दों में समझिएगा, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि दूसरे देशों को अपने देशों के साथ जुड़ना। कैसे जुड़ता है? या तो व्यापार के द्वारा, निवेश के द्वारा, तकनीकी के द्वारा। ये दोनों तीनों माध्यम से क्या है कि वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। इससे होता क्या है? इससे क्या होता है कि एक देश दूसरे देशों के साथ जुड़ता है तो वैश्विक बाजार का निर्माण होता है। आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप लोग किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ और इसकी मुख्य मांगे क्या थी? तो देखते हैं, दलित पैंथर की जो स्थापना है वो नामदेव ढसाल और जेबी पवार द्वारा, यानी कौन कौन थे? रामदेव ढसाल और जेबी पवार द्वारा शुरू किया गया था 21 मई 1972 को, 1972 में। और कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई और महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। और उसके बाद क्या था कि ये जो है बहुत व्यापक यानी बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था। इसमें मुख्य बातें क्या क्या थी, मुख्य शर्तें क्या क्या थी? पहला था सामाजिक समानता, और ये सामाजिक समानता क्या है कि दलितों को समाज में समानता और सम्मान दिलवाने के लिए किया गया था, जातिगत भेदभाव को, छुआछूत जैसे चीजों को खत्म करने के लिए। यहाँ पे खत्म कर लीजिएगा, खात्मा लिखा हुआ है, खात्मा में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खत्म लिखेगा ज्यादा बढ़िया लगेगा। दूसरा कारण क्या था कि राजनीतिक अधिकार, यानी दलितों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए और सत्ता में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया था। यानी पहला पॉइंट सामाजिक समानता, दूसरा सामाजिक अधिकार, तीसरा है आर्थिक समानता। तो दलितों के लिए रोजगार के अवसर जो है बढ़ाया गया और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया, यानी आर्थिक समानता को उसको बढ़ाया गया। शिक्षा का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ सांस्कृतिक पहचान भी दिया गया। तो यहाँ पे हम कुल मिलाकर आप लोगों को 5 पॉइंट लिखवाए हैं, आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। तो आप लोग 3 पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी 3 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि आतंकवाद पर एक निबंध लिखिए। मतलब कि आपको बताना है कि आतंकवाद क्या होता है। आप जानते होंगे आतंकवाद जो है अभी के समय में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है हर एक देश का, भारत समेत और भी बहुत सारे ऐसे देश है जिसके लिए क्या है कि आतंकवाद एक चुनौती बन गया है और इसे खत्म करने के लिए सभी देशों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। चलिए देखिएगा,
आतंकवाद जो है वह एक गंभीर समस्या है जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा हुआ है। और ये हिंसा का एक ऐसा व्यापक रूप होता है जिसमें निहत्तों पर क्या है निशाना बनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ही होता है, ये आतंकवाद का उद्देश्य ही होता है भय फैलाना और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। मतलब अपने चीज़ों को मनाने के लिए भय उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है कि लोग डर जाते हैं और सरकार को ना चाहते हुए भी अपने फैसले को बदलना पड़ता है। आतंकवादी क्या करते हैं, हमले ना करके जान माल का नुकसान करते हैं, यानी कि वो सीधा हमला भी नहीं करते, ज़रूरी नहीं है हमला भी होता है और जान माल का अधिक नुकसान किया जाता है। इसका मेन काम होता है समाज में अशांति और अस्थिरता पैदा करना। और आतंकवाद के कारण बहुत से ऐसे हैं जो गरीबी, माने कि आतंकवाद के कारण बहुत से ऐसे जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, समानता, असमानता, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक अस्थिरता शामिल होती है। आतंकवादी संगठन क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाते हैं। जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक असमानता का शिकार होते हैं, जो धार्मिक असमानता का शिकार होते हैं, उन सभी लोगों से, उन सभी युवाओं से बात करते हैं, उन्हें भड़काते हैं और उन्हें अपने में शामिल करते हैं ताकि वो उनके रास्ते को अपना ले। तो इसीलिए इनको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देश में बेरोजगारी को ठीक करना पड़ेगा, सामाजिक असमानता को खत्म करना पड़ेगा, जिससे लोगों में क्या है कि इस तरह की भावना उत्पन्न ही ना हो। और इसके लिए क्या है, राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है। यानी सभी देशों को इसमें मिलना पड़ेगा, बिना मिले ये संभव नहीं है। अगला सवाल पर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति बनाना और सुरक्षा बनाना। इसके अलावा इसके कई महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं, जैसे देखिए, पहला पॉइंट में मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। तीसरा क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और चौथा है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप लोग कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये आप लोगों का आज का अंतिम वीडियो है। आप लोग को फिर से बताना चाहते हैं, जितना भी आप लोग क्वेश्चन कराए हैं वो सारा का सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। और एक ये भी चीज़ है, आप लोग के आने वाले टाइम पे आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे इस चैनल पर कराया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए और इसके अंतिम सवाल को एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को लिखे। देखिए, हरित क्रांति खेती पर किया गया था। हरित क्रांति से जहां फायदा हुआ है वहां पे कुछ नुकसान भी हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति का नुकसान और फायदा तो हर एक बार पूछा जाता है, हर एक सेक्शन में आप लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या रहा। तो आंसर देखिएगा, हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादन में तो वृद्धि की थी, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहा। जैसे पहला पॉइंट इसका देखिए, भूजल स्तर में गिरावट हुआ, यानी हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, भूजल स्तर जो है वो नीचे की ओर गिर गया। दूसरा क्या है, मिट्टी की उर्वरता में कमी हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अच्छे अच्छे पौधों का इस्तेमाल किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, कीटनाशकों का दुष्प्रभाव, यानी कि अधिक से अधिक कृषि को फैलाने के लिए क्या है कि कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। इससे क्या हुआ, मिट्टी में प्रदूषण बढ़ता चला गया, पानी भी प्रदूषित होती चली गई। ऐसे मानव के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान हुआ। अगला पॉइंट पे आते हैं, तो फसलों की विविध किस्में, फसलों की किस्मों में कमी आ गई, यानी कि फसलों की जो अलग अलग पैदावार होता था अब नहीं किया जाता है। अब क्या किया जाता है कि जो पैदावार अच्छी पैदा करवाता है उन्हें हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, और जो ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाता उसे हम लोग जोर नहीं देते हैं। तो ये कुछ नुकसान है, और भी नुकसान थे, लेकिन आप लोग के लिए हम 4 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आशा है कि आपको हरित क्रांति के नुकसान के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप उस सवाल को कमेंट कर दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग के उस सवाल को जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करा दें, उसके बाद ही हम अपने सेशन को इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगला जो वीडियो अपलोड होने वाला है वो आप लोग का 5 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। उसमें भी 2 से 3 वीडियो आएगा, और इस तरह से क्या है, पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।